आत्मनिर्भर भारत, ये दो ऐसे शब्द हैं जो किसी भी भारतीय को ऊर्जा और गर्व से भर दें। यह वो कल्पना है, वो सपना है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देखा, हमें दिखाया, ना सिर्फ देखा बल्कि उसके क्रियान्वयन के लिए सुदृढ़ कदम भी उठाए। हमारा आज का वीडियो उन्हीं कदमों की बारीकियों को आप तक पहुंचाएगा। उन कदमों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज कह सकते हैं, जिसकी घोषणा सरकार ने 3 हिस्सों में की। पहला हिस्सा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, जो तकरीबन 20 लाख करोड़ का था। उस पर हमने विस्तृत वीडियोस बनाए, जिन्हें आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आत्मनिर्भर पैकेज 2 और 3 की हम इस वीडियो में बात करेंगे। ना सिर्फ पैकेज की घोषणाओं की बारीकियों को समझेंगे, बल्कि इस पैकेज का इकोनॉमी पे, मार्केट्स पे, सेक्टर्स पे क्या प्रभाव होगा, किन सेक्टर्स पे प्रभाव होगा, किन स्टॉक्स पे प्रभाव होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का ये वीडियो देखना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि भले ही हमारा चैनल अभी इतना पॉपुलर ना हो, भले ही हमारे पास कम सब्सक्राइबर हो, लेकिन कंटेंट हम आपको बेस्ट ही देने की कोशिश करते हैं। तो क्या दूसरे चैनल्स आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश नहीं करते? नहीं दोस्तों, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि YouTube तो ज्ञान का सागर है। YouTube पे एक से एक ज्ञानी लोग हैं जो अपना चैनल चला रहे हैं और एक से एक इन्फॉर्मेशन, एक से एक एनालिसिस आपको दे रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो आज पॉपुलैरिटी के चरम पे बैठे हुए हैं और उनके पास 80-80 लाख सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों। उसके बाद भी वो आप तक कुछ गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि उनका इंटेंट गलत होगा, बट एक ऐसा चैनल जिसके पास 80 लाख सब्सक्राइबर हों, उनके कंटेंट में दोस्तों धार होनी चाहिए। वो गलत चीज आप तक लेके आए, ये वाकई बहुत गलत है, क्योंकि वो दावा करते हैं कि वो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए भी वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बस यही कहूंगा कि जो लोग यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ाई के लिए अपने ऐसे वीडियोस को देखते हैं, तो वो एक बार कंटेंट को वेरीफाई जरूर करें। और मेरे इस वीडियो में, मैं उस चैनल का नाम जरूर नहीं ले रहा हूं, पर मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स पे वो लोग गलत थे, या मैं गलत उनको ना कहते हुए ये बताऊंगा कि ये जो 2 पॉइंट्स थे जिन पे उन्होंने आपको सही जानकारी नहीं दी, और मैं आपको सही जानकारी उसके बारे में। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकुर जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इन्वेस्टमेंट ज्ञानशाला में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के बारे में। और ये जो पूरी वीडियो है वो बेस होगी फाइनेंस मिनिस्टर के 12 नवंबर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। तो जिस तरह से, जिस क्रोनोलॉजी में उन्होंने हमको चीजें बताई, उसी क्रोनोलॉजी में हम भी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी प्रेजेंट इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हमारे इंडिया की कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है। फिर हम बात करेंगे कि आत्मनिर्भर पैकेज 1 में क्या प्रोग्रेस हुई। फिर हम बात करेंगे आत्मनिर्भर पैकेज 2 के बारे में, और फिर हम बात करेंगे 12 पॉइंट्स आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बताए। उन 12 पॉइंट्स के ऊपर हम आपको एनालिसिस भी देंगे और रिलेटेड स्टॉक्स और सेक्टर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है बहुत विस्तृत रहेगी, इसलिए जो पूरा कंटेंट है हम आपको 2 वीडियोस के माध्यम से देंगे। पहले वीडियो में, जो ये अभी वीडियो चल रहा है, इसमें हम आपको जो करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, इकोनॉमी की क्या स्थिति है वो, और जो पहला आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज का पहला पार्ट था, तो उसमें क्या डेवलपमेंट्स है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। और सेकंड वीडियो में हम आपको बताएंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान 2 और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के बारे में। तो जो लोग आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2 और 3 में ही इंटरेस्टेड है सिर्फ, तो वो डायरेक्टली हमारा सेकंड वीडियो देख सकते हैं, और बाकी लोग इस पार्ट को भी कंटिन्यू करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी। आज हमारी इकोनॉमी की क्या स्टेटस है? तो सबसे पहले बात करें कोविड की। तो कोविड में एक समय आ गया था जब हमारे देश में 10 लाख एक्टिव केसेस थे। वो रिड्यूस हो गया, 4.89 लाख एक्टिव केसेस ही बचे हैं। जो केस फैटेलिटी रेट है, जो मरने की दर है, वो बहुत कम होकर 1.47 के आसपास है। कंपोजिट परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई अक्टूबर में बढ़कर 58.9 पॉइंट्स पे आ गई, जो कि पिछले महीने यानी कि सितंबर में 54.6 थी। ये आज तक के पिछले 9 सालों की सबसे तेज ग्रोथ है दोस्तों पीएमआई में। पीएमआई क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बहुत जल्दी से समझा दूं। तो ये बेस होता है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें बताता है प्रोडक्शन, न्यू ऑर्डर्स, एम्प्लॉयमेंट, सप्लायर्स, डिलीवरीज, इन्वेंट्रीज, इन सब के ऊपर एक ये इंडिकेटर है। ये अगर 50 से ऊपर है दोस्तों, तो मतलब प्रोग्रेस हो रही है। अगर ये 50 से नीचे है तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये से पता होता है। ये पीएमआई एक्चुअली एक पैनल डिसाइड करता है। तो उसके अगर 50% से ज्यादा मेंबर्स इसको पॉजिटिव में लेते हैं,
तो वो पॉजिटिव आता है, और अगर 50 से नीचे अगर होता है, मतलब 50 से नीचे लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो नेगेटिव होता है। मगर अगर 49 अगर मान लीजिए पीएमआई है, तो इट इज अ नेगेटिव फैक्टर। एनर्जी कंजम्पशन ग्रोथ जो है वो अक्टूबर में ईयर ऑन ईयर 12% से बढ़ी। तो दोस्तों एनर्जी कंजम्पशन से क्या पता चलता है हमको? एनर्जी कंजम्पशन ये पता चलता है कि अगर ऑयल, अगर इलेक्ट्रिसिटी, ये अगर आपके यहाँ ज्यादा कंज्यूम हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं कंजम्पशन हो रहा है। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन आपका बढ़ रहा है, मतलब इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। और कंजम्पशन अगर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो भी मतलब ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है। अगला पॉइंट जीएसटी कलेक्शंस के ऊपर है। जीएसटी कलेक्शंस अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रहे, जो कि साल दर साल 10% की ग्रोथ है। दोस्तों ऐसे कोविड के समय में अगर 10% हम जीएसटी कलेक्शंस में ग्रोथ दिखा रहे हैं, सो इट इज अ वेरी बिग पॉइंट। डेली रेलवे फ्राइट टनेज ग्रू बाय एन एवरेज ऑफ 20% ईयर ऑन ईयर वर्सेस 12% इन द प्रीवियस वीक। तो अगर रेलवे फ्राइट टनेज भी बढ़ रहा है, मतलब माल जो है आ जा ज्यादा रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव सी बात है। बैंक क्रेडिट ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ 5.1% से एज ऑन 23 अक्टूबर 2020। मतलब लोगों को ज्यादा लोन दिया गया, ज्यादा ऋण दिया गया, ज्यादा क्रेडिट दिया गया। अगर ज्यादा क्रेडिट दिया गया तो ये कंजम्पशन भी बूस्ट करेगा, प्रोडक्शन भी बूस्ट करेगा। अगर कोई कंपनी को क्रेडिट मिल रहा है तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इकोनॉमी के लिए। मार्केट्स की बात कर लें तो इसमें आप लोगों से क्या कहना, ये चैनल ही उसके ऊपर है। तो मार्केट्स आपको मालूम ही है, रोज नए नए हाई बना रहा है, रिकॉर्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन पे हम लोग बैठे हुए हैं। एफपीआई के इन्वेस्टमेंट्स अगर हम देखें तो नेट पॉजिटिव है। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे देश के दोस्तों बढ़ के हो गए हैं 560 बिलियन डॉलर, 100 करोड़ डॉलर। ये दुनिया का 5वां हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व है दोस्तों अभी। और हमसे ऊपर जस्ट एक नंबर, एक रैंक ऊपर जो है वो है रशिया, 587.6 बिलियन डॉलर्स पे है। मतलब हमसे सिर्फ 27 बिलियन डॉलर आगे है। तो रशिया जैसी बड़ी कंट्री हमारे इतने करीब है। और इस लिस्ट में जो टॉप करता है वो है चाइना, 3266 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व है। तो वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। दोस्तों किसी भी देश में फॉरेक्स रिजर्व अगर ज्यादा है, अच्छे हैं, तो ये एक बहुत स्ट्रांग स्थिति दिखाता है। आप ट्रेड के फ्रंट पे आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। एफडीआई इनफ्लोज जो है वो अप्रैल से अगस्त के बीच 35.37 बिलियन डॉलर से ग्रो करे, जो कि 13% है ईयर ऑन ईयर। अब आरबीआई जो है हमें मंथली रिपोर्ट इकोनॉमी पे लेके आएगा, ऐसा एफएम ने घोषणा की है। आरबीआई ने एक बहुत स्ट्रांग आशा जताई है कि हम Q3 में ही पॉजिटिव ग्रोथ में आ जाएंगे, जो कि पहले उसने प्रेडिक्ट किया था कि Q4 में हम आएंगे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि शब्द बाय शब्द मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग पॉइंट है एफएम के वर्ड्स में। आपको मैं पहले पढ़ के सुनाता हूं, फिर उसके मायने बताता हूं। Prominent economists have suggested that the rebound is not only due to the pent-up demand, it is a sustainable, strong economic growth energized by unrelenting reform pitch, with which a lot of strong steps towards systemic reforms have been taken by government. दोस्तों क्या मतलब है इसका? एफएम ये कह रही हैं कि जो हमारे देश के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रोथ है हमारे देश में, जो भी रिबाउंड आया है, जो इकोनॉमी ने जो बाउंस वापस किया है, वो सिर्फ पेंटअप डिमांड के कारण नहीं है। पेंटअप डिमांड यानी जो दबी हुई डिमांड थी, जो कोविड के समय लॉकडाउन या इनके कारण जो डिमांड सामने नहीं आ पाई, उसके अकेले कारण नहीं है। इट इज ड्यू टू सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ये एक सतत सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो कि मतलब सस्टेन रहेगी, जो आगे बढ़ती रहेगी। एनर्जाइज्ड बाय, जिसको मतलब पावर दी है किसने? अनरिलेंटिंग रिफॉर्म पेज। मतलब जो सरकार ने जो लगातार रिफॉर्म किए हैं, उसने इसको जो सतत जो ग्रोथ है इकोनॉमी को, उसको पुश दिया है। ये जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, इसके कारण एक सिस्टमिक रिफॉर्म हमारे देश में आएगा। मूडी ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसने इंडिया के ग्रोथ एस्टिमेट्स को 9.6% नेगेटिव से 8.9% नेगेटिव कर दिया है। मतलब उसने ये आशा जताई है कि इससे भी बेहतर जो हमारे ग्रोथ एस्टिमेट्स हैं, वो पहले जो उसने बताया था उससे बेहतर रहेंगे। मूडी ने ये भी एक्सपेक्ट किया है कि अगले साल FY22 में हमारी ग्रोथ 8.6 रहेगी, बनस्पत उसके जो 8.1% मूडी ने पहले प्रेडिक्ट किया था। तो दोस्तों जो मूडी की रिपोर्ट है, इसके क्या मायने हैं, आज अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने एक ग्रोथ एस्टिमेट्स हमें दिए हैं, इस ग्रोथ एस्टिमेट्स को रिवाइज भी किया है। तो ये लोग बहुत फ्रीक्वेंटली चीज़ों को रिवाइज भी करते हैं, और कई बार जो ये रिपोर्ट्स लेके आते हैं वो बहुत लेट होती हैं। वो जो चीज़ें हैं जो हमें इकोनॉमी में ऑलरेडी दिख जाती हैं, वो ये हमको रिपोर्ट्स के जरिए बताते हैं। तो एक लेमैन भी कई बार इकोनॉमिक एक्टिविटी देख के समझ जाता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। बस ये मूडीज की रिपोर्ट के मायने ये आते हैं कि दुनिया भर के निवेशक, दुनिया भर के देश, दुनिया भर की सरकारें, इन जो रेटिंग एजेंसीज हैं,
ये बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं इनकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। तो ये उनको देख के डिसीजन लेते हैं, इसलिए ये रिपोर्ट्स बहुत मायने रखती हैं। तो अगर मूडीज ने कुछ आपके एस्टिमेट्स पॉजिटिव किए हैं, कुछ अच्छे किए हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन निवेशकों का सेंटिमेंट आपके देश के प्रति बढ़ जाएगा। यही लोग हमें सोवरजिन रेटिंग देते हैं, तो उससे हमारे देश की स्थिति और दूसरे देशों के कंपैरिजन हमारी क्या स्थिति है वो दिखती है। तो इसके यही दोस्तों मायने हैं, ये एक पॉजिटिव संकेत है। हाँ, जो मार्केट्स के लेवल पे अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मूडीज की रिपोर्ट आएगी और मार्केट एकदम पॉजिटिव जाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत बार उसको पहले ही डिस्काउंट कर चुके होते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत बार लेट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो जो पहला ट्रांच था 20 लाख करोड़ का, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। तो उसमें एक अनाउंसमेंट किया गया था, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका मतलब ये होता है कि क्या हुआ दोस्तों, पहले जो राशन कार्ड होते थे वो इंसान कोई भी व्यक्ति के एक एड्रेस होता था कि इस गांव का इस व्यक्ति है, और वो वहीं की जो फेयर प्राइस शॉप्स होती थी जहां से राशन का सामान मिलता था वो वहीं से उसको प्रोक्योर कर सकता था। तो अब जो कोविड की जो महामारी आई दोस्तों, उसमें ये हुआ कि जो वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, वो उन्होंने माइग्रेंट लेबरर्स थे, उन्होंने वापस पलायन किया अपने अपने गांव की तरफ। बहुत सौ के राशन कार्ड कहीं और के थे, वो गए कहीं और, तो उस कारण से शायद राशन प्रोक्योर नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पाते। तो इस बड़ी समस्या को गवर्नमेंट ने एड्रेस किया इस पॉलिसी के साथ। इससे क्या हुआ कि एक देश का एक राशन कार्ड होगा और कोई भी व्यक्ति किसी भी राशन की दुकान से, फेयर प्राइस शॉप से प्रोक्योर कर सकता है, और वो पोर्टेबिलिटी रहेगी, कहीं भी जाके अपना राशन कार्ड कहीं कहीं भी वो व्यक्ति पोर्ट करा सकता है। तो इसमें क्या प्रोग्रेस हुई अपन अब देखते हैं। तो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी जो है वो 28 स्टेट्स में लागू कर दी गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। ये जो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है, इससे 68 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी मतलब एक ही स्टेट में अलग अलग जगह जाएं तो वहां भी जो राशन कार्ड है वो पोर्ट हो सकता है। इसमें ऑलरेडी 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शन मंथली हो रहे हैं, ऐसा हमको वित्त मंत्री ने बताया। एक स्कीम लॉन्च की गई थी, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि के नाम से। इसमें दोस्तों क्या था कि बहुत सारे जो वेंडर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे, जो ठेला लगाते हैं या रोड पे या फुटपाथ पे जो दुकान लगाते थे, उन लोगों के लिए ये योजना थी। उसके अंतर्गत 10,000 रुपए का ऋण जो है वो सरकार इनको मुहैया करा रही थी। इस योजना के अंतर्गत 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार देती, और अगर ये ट्रांजेक्शन जो इसके जो बेनिफिशियरी हैं अगर वो डिजिटल ट्रांजेक्शन का उपयोग करते तो 1200 रुपए तक का कैशबैक भी इसमें था। मतलब 10,000 का लोन भी दे रही थी, 1200 रुपए कैशबैक भी सरकार इनको देने वाली थी। तो इसके अंतर्गत 26 लाख लोन एप्लीकेशन रिसीव हुई, और 13.78 लाख लोन्स जो हैं वो अराउंड 1373 करोड़ के लोन सैंक्शन किए गए। दोस्तों ये जो स्कीम है, मेरा मानना है ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर स्कीम है, बहुत ही बढ़िया स्कीम थी। अगर इसमें 13 लाख लोगों को लोन मिला है तो दोस्तों उनको वाकई सरकार ने एक आत्मसम्मान दिया है, क्योंकि कोविड के ऐसे समय में जहां पैसे की तकलीफ या हर प्रकार की तकलीफें लोगों को फेस करनी पड़ी, अगर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, जो किसी की मदद स्वीकार नहीं करेंगे, एक आत्मसम्मान के कारण उनको अगर 10,000 रुपए से वो छोटा मोटा कारोबार अगर कुछ शुरू कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। तो मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव स्कीम्स थी। लेकिन 26 लाख एप्लीकेशंस मिली, उसमें से 13 लाख ही लोन सैंक्शन हुए, तो अभी काफी काम होना इसमें बाकी है और इसमें होना चाहिए। हम देखते हैं दोस्तों, आज बहुत बार हम रोड पे, ठेलों पे हम देखते हैं, आज बहुत तरह की चीजें जो पहले नहीं बिकती थी, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बिक रही हैं, जैसे कि शूज हुए या क्लोथ्स हुए, जो हम कभी शायद रोड पे बिकता हुआ नहीं देखते थे। तो अगर वो, उसके कारण उसकी फिजिबिलिटी बढ़ गई है। शायद 100 रुपए की जूते, शायद 100 रुपए की शर्ट पहले कोई बनाता नहीं, आज वो बन रही है, बिक रही है, लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं उसको। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड स्टेप बाय गवर्नमेंट। इस स्कीम को आगे भी बल देना चाहिए गवर्नमेंट को, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसको अगर लोग अच्छे से यूज कर रहे हैं, इस क्रेडिट को, अगर इस पैसे को लेके बिजनेस में यूज कर रहे हैं और बैंक्स को वापस भी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसी स्कीम को तो आगे 10 साल तक भी कंटिन्यू करना चाहिए गवर्नमेंट। अच्छा, जो वर्क ऑन पोर्टल फॉर माइग्रेंट वर्कर्स था वो कमेंस हो गया है। मतलब जो माइग्रेंट वर्कर्स थे दोस्तों, क्या होता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आज कहाँ हैं, कल कहाँ हैं, किसी गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है। अगर उसके बारे में आपके पास कोई अच्छा डाटा नहीं है तो आप उनकी कैसे मदद करोगे। और ये बहुत बड़ा तबका है दोस्तों, करोड़ों में लोग ऐसे हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अपने गांव को छोड़ के किसी जगह पे दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो उनकी अगर हेल्प करनी है, जो आपने स्थितियां देखी कि वो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो अपने गांव वापस जा रहे थे, तो बिना मास्क के, बिना खाने के, बिना पीने के, मतलब कुछ उनके पास सुविधाएं ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में अगर गवर्नमेंट के पास डाटा है तो वो बहुत अच्छा इंतजाम उन लोगों के लिए कर सकती है। वो सारे हमारे देशवासी हैं, गवर्नमेंट को करना भी चाहिए।
तो अगर ये पोर्टल अच्छे से डेवलप हो गया तो इट विल बी अ गेम चेंजर स्टेप। दोस्तों, एक फार्मर के लिए जो सरकार ने स्कीम निकाली थी, एक क्रेडिट बूस्ट की स्कीम, उसमें 1.83 करोड़ एप्लीकेशंस रिसीव हुई और 1.57 करोड़ केसीसी अकाउंट सैंक्शन हुए, जिसमें सरकार का कहना है कि 1,43,262 करोड़ का सैंक्शन हुआ। तो दोस्तों, मुझे ये लगता है, जो मैं समझता हूं क्रेडिट को, कि ये जो थे, ये ज्यादातर इसमें नए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होंगे, ये किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल होगा। तो ये स्टेप भी अच्छी है, लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट इसका कोई बहुत ज्यादा मुझे अपने ओपिनियन में लगता है कि नहीं है। फिर एक स्कीम थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसमें जो फिशरीज में जो इन्वॉल्व थे लोग, उनके लिए ये योजना थी और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये योजना थी। तो उस स्कीम के अंतर्गत 21 स्टेट्स को 1681 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। एक स्कीम थी एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड फॉर फार्मर्स थ्रू नाबार्ड, मतलब नाबार्ड के थ्रू फार्मर्स को इमरजेंसी फंड्स देने की। नाबार्ड क्या करता है दोस्तों, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा देता है और वो पैसा किसानों तक पहुंचता है। तो ये 25,000 करोड़ रुपए इसमें ऑलरेडी डिसबर्स कर। दोस्तों, ये जो इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी है, इसके कारण क्या हुआ कि जो खरीफ का हार्वेस्ट, जब ये कोरोना वाली प्रॉब्लम शुरू हुई, तब खरीफ का हार्वेस्ट होने वाला था या कुछ प्रोसेस में था, और सोइंग ऑफ रबी, मतलब रबी जो क्रॉप्स थी उसकी बुआई के बीच का ऐसा पीरियड था। तो उस पीरियड में कुछ इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी अगर किसानों को मिली तो ये बहुत ही देश के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा हुआ और देश के लिए भी अच्छा हुआ, क्योंकि किसान वो सोइंग कर पाए, वो बुआई कर पाए, उस कारण से ही हमको खाद्यान्न मिलेगा, हमें फूड मिलेगा। दोस्तों, ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 था, इसको हमने बहुत डिटेल में हमारी 3 वीडियोस में डिस्कस किया था। तो आप इनको, अगर आप इन स्कीम्स को बिल्कुल डिटेल में जानना चाहें तो एक बार आप वो वीडियोस जरूर देखें, उसमें हमने इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो उसके ऊपर जब आप इन डेवलपमेंट्स को, वो वीडियोस देखने के बाद जब इन डेवलपमेंट्स को देखेंगे तो आप बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे और मार्केट्स को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 था, उसमें एक स्कीम लॉन्च की गई थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS। उसमें दोस्तों क्या था, जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई यूनिट्स थी, जिनका ऑलरेडी किसी बैंक में लोन है, उनको 20% एक्स्ट्रा क्रेडिट ऑटोमेटिक रूट से देने का प्रावधान था। मतलब ये हुआ कि अगर किसी यूनिट के पास 100 रुपए का लोन है आज, तो उसको ऑटोमेटिकली 20 रुपए का लोन सैंक्शन हो जाएगा और वो जाके बैंक से 20 रुपए और ले सकती है। तो ये इमरजेंसी नेचर का था। तो इसमें गवर्नमेंट का टारगेट था 3 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स करने का। उसमें से गवर्नमेंट ने अभी 2.05 लाख करोड़ सैंक्शन कर दिया है 61 लाख बोरोवर्स को, और उसमें से 1.52 लाख करोड़ डिस्पर्स हो गया है। तो दोस्तों, अभी भी ये जो स्कीम का जो टारगेट था वो आधा ही हुआ है, अभी आधा और हो सकता है। मतलब अगर ये आधा और यूटिलाइज अगर गवर्नमेंट पूरा कर देती है, बैंक्स के थ्रू इन्फ्यूज हो जाता है इन एमएसएमईज में, तो इससे एक बहुत बड़ा एक लिक्विडिटी उनको मिलेगी और वो लिक्विडिटी हमको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखने को मिलेगी। एक गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। उसमें क्या था दोस्तों, अभी जो अपने HFCs होते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और NBFCs जो होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करते नहीं है। जैसे कि बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, वही पैसा बैंक लोन पे देता है, लेकिन NBFCs और HFCs जो है, उनको कहीं से पैसा लेना पड़ता है या तो रेज करना पड़ता है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उनका जो सारा पैसा उन्होंने क्रेडिट पे किसी को दे रखा है, तो उनके पास एक लिक्विडिटी क्रंच आ गई थी। तो उस लिक्विडिटी क्रंच को हटाने के लिए, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के अंदर क्या था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, वो इन HFCs और NBFCs को लोन देंगे, उनके पोर्टफोलियो खरीदेंगे, मतलब उनका वो उनके जो लोन्स हैं वो उनको खरीद के उनको पैसा नकदी प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें 27,000 करोड़ अराउंड जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अप्रूव कर दिया है। एक स्कीम थी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC एंड HFC, उसके अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपए डिसबर्स हो गए। ये जो स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम थी, उसमें एक SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू NBFC और HFC में पैसा डालने का प्रावधान था। इनकी डिटेल्स आप हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। एक और स्कीम थी लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स। तो ये डिस्कॉम्स मतलब क्या होता है दोस्तों, डिस्कॉम्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जो पावर डिस्कॉम्स कंपनीज हैं हमारी, वो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं पावर का, इलेक्ट्रिसिटी देती हैं। अब उनके बिल जनरेट होते हैं, बिल से अगर पैसा वापस आता है तो उनको पैसा मिलता है, अदरवाइज उनके पास भी एक कैश क्रंच आ जाता है। तो बहुत ऐसा भी हुआ कि बहुत से किसान या बहुत से छोटे लघु और मध्यम उद्योग पैसा नहीं दे पाए, तो और या किसी कारण से उनका पैसा अटका रहा। जो इसमें जो प्रोग्रेस है वो ये है कि 1,18,000 करोड़ के लोन्स उनको सैंक्शन किए गए 17 स्टेट की डिस्कॉम्स को, और उसमें से 31,000 करोड़ का लोन डिस्बर्स भी कर दिया गया है।
तो दोस्तों हमने जो ये प्रोग्रेस आत्मनिर्भर भारत वन की जो प्रोग्रेस देखी, उसके ऊपर मैं अगर एक स्पेशल कमेंट आपको करूं तो इससे क्या प्रभाव पड़ा और आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अपन एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड है, या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना है, या जो एक पोर्टल डेवलपमेंट है माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर, इससे दोस्तों जो नीचे का जो तबका है, जो बहुत ही पुअर क्लास के लोग हैं, उनको बहुत इससे बल मिला। लेबर क्लास के जो लोग हैं उनको बहुत इससे बल मिला। और जो रूरल जो गवर्नमेंट ने रूरल जो योजनाएं जो लागू करी, जो किसानों को पैसा दिया, जो नाबार्ड के थ्रू पैसा दिया, उससे किसानों को बल मिला, ऐसा मैं मानता हूं कि मिला होगा। और जो ईसीएलजी स्कीम है उसके कारण एमएसएमईज भी स्ट्रांग हुए, एनबीएफसी, एचएफसी और डिस्कॉम में भी पैसा इन्फ्यूज हुआ। तो दोस्तों जब आप आज से 3-4 महीने पहले की अगर बात सोचो, तो उस समय एक ही बात हम सोच रहे थे कि अगर कोई कंपनी यहां से सरवाइव कर गई तो डेफिनेटली जो रेट्स उन कंपनीज के, जो शेयर्स के रेट्स हो गए थे, अगर 100 रुपए का 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए हो गया था, तो सबसे बड़ी जो चीज थी उसमें देखने लायक कि इस कंपनी को खरीदें कि नहीं खरीदें, क्या इसमें आगे पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, उसमें देखने वाली सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि क्या ये कंपनी सरवाइव कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स दिए उससे बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जो शायद सरवाइव कर पाई, और अब सरवाइव कर गई तो सरवाइव करने के बाद आगे थ्राइव भी करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। हम इस पर बहुत डिटेल आगे का एनालिसिस करेंगे। अभी आगे इसमें आत्मनिर्भर 2 के बारे में भी डिस्कशन करना है, जो आत्मनिर्भर 3 के ऊपर जो अनाउंसमेंट्स हुए 12, उनके ऊपर भी हमें डिस्कशन करना है। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए अब आगे का जो डिस्कशन है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स अभी ऐड हुए हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और ऐसे ही लोगों को रिकमेंड करते रहें ये चैनल। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जो आगे की इकोनॉमी है, जो स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।